अस्सलामुअलैकुम, प्रोग्रामर चीमा है। इस सीरीज की पिछली वीडियो में हमने स्प्राइट्स और स्प्राइट शीट के साथ काम करना सीखा और साथ साथ हमने एंटिटी क्लास को भी थोड़ा बहुत डेवलप किया। और इस वीडियो में हम इनफिनिट स्क्रोलिंग बैकग्राउंड को इंप्लीमेंट करेंगे और ये हम बैकग्राउंड क्लास को इस्तेमाल करके बनाएंगे। और इसके साथ साथ हम प्लेयर क्लास को भी थोड़ा बहुत इंप्लीमेंट करेंगे कि जिसमें हम प्लेयर को कीबोर्ड इवेंट से राइट लेफ्ट मूव कर सकेंगे। तो अब हम अपने प्रोजेक्ट को खोलते हैं VS कोड में। अगर आपको याद हो तो पिछली वीडियो में हमने एंटिटी को इंप्लीमेंट किया था, ये सब तो ठीक है, लेकिन अब हम इसकी एक सब क्लास को इंप्लीमेंट करने लगे हैं, वो है बैकग्राउंड। तो हम बैकग्राउंड.h को ओपन करते हैं। ऑब्वियसली हम पहले इसका कंस्ट्रक्टर बनाएंगे बैकग्राउंड, और इसका जो कंस्ट्रक्टर है उसमें एग्जैक्ट वही चीज़ें होंगी जो एंटिटी में है। एंटिटी के कंस्ट्रक्टर से इसको कॉपी कर लेते हैं और फिर बैकग्राउंड.h में जाके यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। लेकिन एक एडिशनल चीज़ होगी और वो होगी स्पीड, कि हमने इसको मूव करना है एक स्पीड में। ज़ाहिर है इन्फिनिट स्क्रोलिंग बैकग्राउंड होगा, स्क्रॉल कर रहा होगा, तो हमने ये चीज़ डिटरमाइन करनी है, ये चीज़ बताना है प्रोग्राम को कि किस स्पीड से बैकग्राउंड स्क्रॉल कर रहा हो, मूव कर रहा हो मुसलसल। और फिर जब हमने यहाँ स्पीड लिखा ही है तो इसका मतलब ये कि एक वेरिएबल होगा जिसके अंदर हम स्पीड को सेव करेंगे। सिंपल एज दैट। बैकग्राउंड को हम स्क्रॉल अपडेट फंक्शन के अंदर करेंगे और उसको ड्रॉ ऑब्वियसली ड्रॉ फंक्शन के अंदर करेंगे। तो हमें ये दो फंक्शंस भी चाहिए, वॉइड अपडेट, वॉइड ड्रॉ। तो अभी मैं एक बात क्लियर कर दूं कि ये हम एंटिटी से इनहेरिट कर रहे हैं बैकग्राउंड क्लास को। ये जो अपडेट और ड्रॉ के फंक्शंस हैं, ये अगर हम एंटिटी.h में जाएं तो यहाँ ये वर्चुअल फंक्शंस हैं और इनको ओवरराइड कर रहे हैं, इनको ऊपर मतलब रीराइट कर रहे हैं इन फंक्शंस को। अब हम बैकग्राउंड.cpp में जाते हैं और यहाँ मैं इन तीनों को कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, जाहिर है क्योंकि हम अपने इन्हीं तीनों को इम्प्लीमेंट करना है। अब मैं जो कंस्ट्रक्टर है इसको इंप्लीमेंट करने के लिए मैं कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइजेशन लिस्ट को इस्तेमाल करने लगा हूं। तो उसके लिए मैं कॉलन लगाऊंगा और कॉलन के बाद मैं लिख दूंगा एंटिटी, क्योंकि एंटिटी जो है वो इसकी पेरेंट क्लास है। तो सबसे पहले एंटिटी का कंस्ट्रक्टर चलाना होगा और एंटिटी के कंस्ट्रक्टर को चलाने के बाद फिर एडिशनल जो भी चीजें हैं, और हमारे केस में एडिशनल स्पीड है और हमने स्पीड को यहाँ डिफाइन की है तो उसकी वैल्यू भी यहाँ सेट कर देते हैं। कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइजेशन लिस्ट में हम कह सकते हैं स्पीड राइट। तो इसको भी फिल कर लेते हैं, टेक्सचर इन क्लिप आउट क्लिप, दैट्स ऑल। अब हमें ब्रैकेट के अंदर कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम ड्रॉ को इंप्लीमेंट करते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम आएगा इसके साथ। अगर मैं यहाँ लिखूं टेक्सचर ड्रॉ इन क्लिप आउट क्लिप, ये नहीं चलेगा। और वो क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि टेक्सचर इन क्लिप और आउट क्लिप जो है ये जाहिर है हम एंटिटी क्लास से आ रही है, ये चीजें बैकग्राउंड.h में नहीं है, ये सब एंटिटी की क्लास में है ये सब। और एंटिटी की क्लास के अंदर अगर हम जाए एंटिटी.h में तो ये तीनों चीजें प्राइवेट है। अगर आपको इनकैप्सुलेशन का जो लेसन था, जो वीडियो थी जो मैंने ऊपर अभी डाली होगी, वहां देख लें आप, उसमें मैंने बताया था कि 3 तरह के असेस मॉडिफायर्स होते हैं, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट। पब्लिक का मतलब ये कि हर कोई असेस कर सकता है, प्रोटेक्टेड का मतलब ये कि सब क्लासेस, चाइल्ड क्लासेस असेस कर सकते हैं, और प्राइवेट का मतलब यह है कि कोई भी असेस नहीं कर सकता सवाए खुद उस क्लास के। तो हमने इसको प्रोटेक्टेड करना है, मतलब कि सिर्फ सब क्लासेस, चाइल्ड क्लासेस असेस कर सकते हैं इन तीनों को, और उसके अलावा कहीं और असेस नहीं किया जा सकता। तो हम क्यों ना अब यहाँ एंट्री की बजाय बैकग्राउंड लिखें। ठीक है, अब ये थोड़ा सा रिपीटेटिव हो गया तो इसका नाम चेंज कर लेते हैं, बैकग्राउंड की बजाय BG कह देते हैं। और यहाँ स्पीड भी आ गई है तो स्पीड हम रख देते हैं 1.0f अभी के लिए। अभी तो इसका के साथ हम कुछ नहीं कर रहे, और हम यहाँ कह देते हैं BG.draw। अभी हमने इसके अंदर बैकग्राउंड.h को इंक्लूड नहीं किया, तो मैं लिख देता हूँ बैकग्राउंड.h, और बैकग्राउंड.h के अंदर ही एंटिटी.h है, तो यानी कि हमें सिर्फ बैकग्राउंड.h लिखेंगे तो एंटिटी.h भी साथ ही आ जाएगी हमारे main.cpp के अंदर। हमें एग्जैक्ट वही रिजल्ट मिल रहा है जो हमें एंटिटी के साथ मिल रहा था, लेकिन अब ये बैकग्राउंड क्लास से हमें मिल रहा है। अब हम इसको मॉडिफाई करते हैं, और अब हम जो भी मॉडिफिकेशन करेंगे तो उससे बैकग्राउंड क्लास जो है वो स्पेसिफाई हो जाएगी, और बैकग्राउंड क्लास का एक स्पेशल फंक्शन हो जाएगा। और हमारे केस में वो स्पेशल फंक्शन क्या है? इनफिनिट स्क्रोलिंग बैकग्राउंड। तो सबसे पहले मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ विड्थ को डिवाइड बाय 2 कर दूं ताकि आधी स्क्रीन में ड्रॉ हो, क्योंकि मैंने आपको बताया था वो स्ट्रेच्ड मुझे बैकग्राउंड अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन अगर उसका हाफ कर लें तो थोड़ा बेहतर बैकग्राउंड लगेगा। और एक और चीज जो मैंने नोटिस की है वो है कि हमें विड्थ और हाइट की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। रेलिब में एक बिल्ट इन फंक्शन है गेट स्क्रीन विड्थ, गेट स्क्रीन हाइट, के जो यही काम करता है हमारे लिए। तो अब मैं अगर यहाँ 800 और 600 लिख लूँ तो इससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और जहां मैं विड्थ हाइट को यूज करना चाह रहा था उसकी वजह मैं यहाँ कह दूँ गेट स्क्रीन विड्थ डिवाइड बाय 2 और गेट स्क्रीन हाइट। तो ये मैंने 2 लाइंस में डिवाइड कर दिया। अब इससे कम से कम मैं आराम से लिख तो सकता हूँ ना चीजें इसके अंदर। यहाँ मैंने एक दफा ड्रॉ कर लिया। अब मैं इसके आउटक्लिप के अंदर मैं ऐड कर दूं अगर आउटक्लिप की विड्थ, तो फिर क्या होगा कि ये आधी स्क्रीन को भी कवर कर लेगा और वो आधी जो स्क्रीन रह गई है उस पर भी ड्रॉ हो जाएगा। लेकिन फ्रेम में फिर मतलब इसको 0 करना पड़ेगा, बिकॉज अगर 0 नहीं हुआ तो इट विल बी अ मेस। ठीक है, देयर यू गो। अब काफी बेहतर लग रहा है। ये आधा
और ये आधा 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 करके ड्रॉ हुआ है। अगर मैं इसका एक हटा दूं, लाइक ये वाला ड्रॉ हटा देता हूँ, ये देखें सिर्फ राइट साइड का ड्रॉ हुआ है क्योंकि मैंने पहले वाला कमेंट कर दिया। हमने ड्रॉ तो कर लिया, अब हम अपडेट के अंदर इसको आहिस्ता आहिस्ता नीचे करते हैं ताकि मूवमेंट हो बैकग्राउंड की और थोड़ा ना मजे का लगे। तो मैं आउटक्लिप डॉट वाई, क्योंकि हम नीचे जा रहे हैं, इसके अंदर प्लस करता हूँ इक्वल टू डेल्टा टाइम मल्टीप्लाई बाय स्पीड। रियलिब ने इसका भी एक हमें फंक्शन दिया हुआ है, गेट फ्रेम टाइम। गेट फ्रेम टाइम का मतलब है डेल्टा टाइम। 1 बहुत कम स्पीड होती है, तो अगर मैं मेन डॉट सीपीपी में जाऊं और 1 की बजाय इसको अगर मैं 200.0f कहूं, मैंने अपडेट का फंक्शन कॉल ही नहीं किया। तो अपडेट जो है वो हमने बिगन ड्राइंग और एंड ड्राइंग से पहले करना है। तो मैं अगर यहाँ लिख दूं bg डॉट अपडेट, तो ये मूव कर रहा है और ये काफ़ी जल्दी मूव कर देता है। तो 200 सही है, मतलब इसी तरह मूव करना चाहिए, मुझे तो ठीक लग रहा है। लेकिन ये जो बैकग्राउंड नीचे जाके खत्म हो जाता है, तो ये क्या सीन है भाई, ऐसा क्यों? तो इसका हल ये है कि ज़ाहिर है आउटक्लिप वाई जो हम नीचे किए जा रहे हैं तो इसको रीसेट भी तो करना है। तो रीसेट हम इसको तब करेंगे जब इसका आउटक्लिप नीचे पहुंच जाएगा, बिल्कुल जब टच कर जाएगा ना विंडो के बॉटम को, तो फिर हम इसके आउटक्लिप को रीसेट कर देंगे, फिर 0 कर देंगे, ताकि इन्फिनिट स्क्रोलिंग बैकग्राउंड वाला इफेक्ट जनरेट हो। तो हम कहेंगे आउटक्लिप डॉट एस बिगर देन इक्वल टू आउटक्लिप डॉट हाइट, तो फिर हम आउटक्लिप डॉट वाई को फिर से 0 पे ले आएंगे। तो ये है रिजल्ट, और आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड नीचे जाकर फिर ऊपर आता है, फिर नीचे जाकर फिर ऊपर आता है, लेकिन एक इंतहाई एम्प्टी स्पेस आती है कि जिसका हमें हल तलाश करना है। और वो इस तरह से है कि अगर हम इन्हीं सीरों को जो हमने नीचे ड्रॉ किए इनको फिर से एक बार ऊपर ड्रॉ करें, तो कह लो कि हमारे 4 बार हम ड्रॉ कॉल्स करेंगे बैकग्राउंड के, तो उससे फिर हमारे मसला हल हो जाएगा। हम इसको एक सेगमेंट सबर करते हैं कि हम सेगमेंट ड्रॉ कर रहे हैं, तो हम इसका नाम चेंज कर देते हैं फंक्शन का, हम कहते हैं इसको ड्रॉ सेगमेंट, और एक अलग से ड्रॉ फंक्शन फिर से बनाते हैं। इसी को बल्कि मैं कॉपी करता हूँ, और अब जाहिर है हमने ड्रॉ सेगमेंट का फंक्शन बनाया है, तो इसको बैकग्राउंड एच के अंदर भी इम्प्लीमेंट करना होगा, वॉइड ड्रॉ सेगमेंट सेमीकोलन। तो एक सेगमेंट ड्रॉ हो गया, मतलब लेफ्ट और राइट साइड ऑफ स्क्रीन हमने 2 बार सेगमेंट को ड्रॉ करना है। तो मैं ये कर सकता हूँ कि मैं कह दूंगा ड्रॉ सेगमेंट और फिर से ड्रॉ सेगमेंट। अब मसला है कि दोनों सेगमेंट्स एक ही जगह ड्रॉ हो रहे हैं जाहिर है, तो मैं कहता हूँ आउट क्लिप डॉट वाई माइनस इक्वल टू आउट क्लिप डॉट हाइट, और मैं इसी को कॉपी करता हूँ यहाँ, फिर वापस पेस्ट करता हूँ और इसमें प्लस कर रहा हूँ। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, माइनस के बाद प्लस क्यों कर रहा हूँ, ताकि आउटक्लिप वाई जो है वो रीसेट हो जाए। थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन आप इसके साथ एक्सपेरिमेंट्स करें तो आपको समझ आ जाएगी कि ऐसा क्यों हो रहा है। इन्फिनिट बैकग्राउंड आप देख सकते हैं मूव किए जा रहे हैं नीचे और खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, तो गौर करें क्या हो रहा है, राइट। तो अब हमारा बैकग्राउंड मुकम्मल हो गया। अब हम प्लेयर को इंप्लीमेंट करते हैं। तो मैं प्लेयर डॉट एच में जाता हूँ, प्लेयर डॉट एच भी एंटिटी से इनहेरिट है। पहले तो प्लेयर का कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। प्लेयर के कंस्ट्रक्टर के अंदर एग्जैक्ट वही चीजें होंगी जो हमने बैकग्राउंड के कंस्ट्रक्टर के अंदर डाली। तो मैं बैकग्राउंड डॉट एच में जाऊँ और इसको कॉपी कर लूँ कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर्स को, और फिर प्लेयर के कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर्स के अंदर इनको डाल दूं। और जाहिर है कि हमने स्पीड का जिक्र किया, और बाय द वे इसको पब्लिक भी कर देता हूँ। स्पीड का जिक्र किया क्योंकि प्लेयर जो है स्पीड के साथ राइट लेफ्ट मूव कर रहा होगा, तो यहाँ मैं फ्लोट स्पीड लिख देता हूँ। प्लेयर को हमने राइट लेफ्ट मूव करना है कीबोर्ड इवेंट से, तो यानी कि हमें इवेंट का जो है फंक्शन इंप्लीमेंट करना होगा जो कि ओवरराइड कर रहा है एंटिटी के इवेंट को। ठीक है, ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। फिलहाल अभी के लिए हमें सिर्फ वॉइड इवेंट की जरूरत है। प्लेयर के कंस्ट्रक्टर के अंदर भी एग्जैक्ट वही सीन करेंगे जो हमने बैकग्राउंड के कंस्ट्रक्टर के लिए किया। दैट्स इट। अब हम इवेंट की तरफ चलते हैं। रियल में इवेंट्स बहुत सिंपल है और इसमें कोई पोल इवेंट्स वाला चक्कर नहीं है। फंक्शंस होते हैं, उनको आप इस्तेमाल करते हैं और वो सारा कुछ डिटेक्ट करते हैं। तो अगर मैं यहाँ लिखूँ इफ इज की डाउन, और की का नाम भी लिखना है की लेफ्ट, या फिर अब लेफ्ट का जो है दूसरा की हम ए कह सकते हैं, इज की डाउन की ए या लेफ्ट। अगर इन दोनों में से किसी की को भी दबाया तो फिर हम मूवमेंट करेंगे लेफ्ट साइड को, या फिर अगर हमने दूसरी 2 कीज दबाई यानी कि राइट और डी, तो मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ और लेफ्ट की बजाय राइट लिख देता हूँ और ए की बजाय डी लिख देता हूँ, तो फिर हम राइट साइड पे मूव करेंगे। हम यहाँ कह देंगे आउट क्लिप डॉट एक्स माइनस इक्वल टू गेट फ्रेम टाइम यानी कि डेल्टा टाइम मल्टीप्लाई बाय स्पीड, और फिर इसी चीज को हम उल्टा कर देंगे, इसी को कॉपी करते हैं और माइनस की बजाय बस प्लस कह देंगे, तो इससे हमारा जो है जहाज वो राइट मूव कर देगा। और हम इसके बाउंड्री भी यहीं सेट कर देते हैं कि अगर आउट क्लिप डॉट एक्स स्मॉलर देन 0 है तो फिर आउट क्लिप डॉट एक्स को फिर से 0 सेट कर देते हैं। सेम फॉर हेयर, लेकिन अब राइट साइड के लिए अगर आउट क्लिप डॉट एक्स बड़ा है get screen width
माइनस आउट क्लिप डॉट विड्थ से। तो फिर हम इसको सेट कर देंगे इज इक्वल टू, इसको कॉपी कर लेते हैं एंड पेस्ट इट राइट देयर। तो मैं मेन डॉट सीपीपी में जाता हूँ और प्लेयर को हम डिवेलप करते हैं। तो प्लेयर को डिवेलप करने के लिए सबसे पहले हमने इंक्लूड करना होगा प्लेयर डॉट एच को, और अब मैं यहाँ प्लेयर बना सकता हूँ प्लेयर प्लेयर। अब प्लेयर के लिए जो टेक्सचर है वो डिफरेंट है। मैं अब अगर इमेजेस में जाऊँ और लेट्स सी शिप्स, और शिप्स के अंदर मैं जाऊँ तो ये वाला टेक्सचर है, ये दूसरे वाला वाइट रंग का जहाज हमारा। इनक्लिप कोऑर्डिनेट्स मुझे पहले ही पता है, तो मैं अब गिम्प नहीं खोलने लगा। तो सबसे पहले तो हम इसका टेक्सचर बनाते हैं शिप्स टेक्सचर, क्योंकि इसमें सारी शिप्स हैं। इमेजेस स्लैश स्पेस शूटर, ये मुझे ऑप्शन दे दिया शिप्स डॉट png एम्परसेंड शिप्स टेक्सचर रेलिब रेक्टेंगल। अब कितना इसका साइज होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, इसको हम कहते हैं गेट स्क्रीन विड्थ डिवाइड बाय 2 गेट स्क्रीन हाइट, और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 64। तो ये है x, ये है y, और इसका जो साइज है वो हम 32x32 रख लेते हैं। ये है हमारा आउट क्लिप बाय द वे, इन क्लिप नहीं है, और मैंने इसको गलती से इन क्लिप में लिख दिया। मैं हमेशा ही गलती करता हूँ कि मैं पहले आउट क्लिप लिखता हूँ फिर इन क्लिप लिखता हूँ, हालांकि पहले इन क्लिप होता है। तो मैं इससे पीछे फिर से रेलिब रेक्टेंगल बनाने लगा, और इसका बहुत सिंपल है 8088, ये इनक्लिप है। इवेंट्स जो है वो अपडेट से पहले होते हैं, तो मैं बैकग्राउंड के अपडेट से पहले प्लेयर का इवेंट कर देता हूँ सेट, और फिर बैकग्राउंड ड्रॉ होने के बाद प्लेयर को ड्रॉ करना, ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम बाद में नहीं करेंगे प्लेयर को ड्रॉ बैकग्राउंड से, तो फिर बैकग्राउंड जो है वो प्लेयर के ऊपर ड्रॉ हो जाएगा और प्लेयर नजर ही नहीं आएगा। मैंने एक चीज़ मिस कर दी कंस्ट्रक्टर के अंदर, वो स्पीड है। तो मैं स्पीड लिखता हूँ 200.0f। तो हमारी गेम है और हमारा जहाज भी बीच में है, तकरीबन बीच में है, अगर बीच में नहीं है तो। और मैं राइट लेफ्ट का बटन दबा के एरो कीज राइट लेफ्ट या फिर ए या डी को दबाकर मूव कर सकता हूँ। और अगर मैं बाउंड्री को टच करूँ तो बाउंड्री से बाहर भी नहीं जा पा रहा जहाज, जो कि हम चाहते हैं बाउंड्री कोलिजन हो, जहाज जो है वो गायब ना हो जाए। लेकिन मज़ा नहीं आया यार, कुछ करना चाहिए हमें, और कुछ एक्स्ट्रा करना चाहिए। ये आप देखें 3 जहाज एक साथ, ठीक है। जब शिप जो हमारी है, जब हमारा प्लेयर शिप है वो लेफ्ट मूव करे तो उसे लेफ्ट का दिखाना चाहिए, और राइट मूव करे तो राइट का दिखाना चाहिए। और ये इनक्लिप को हम बदल के कर सकते हैं। और बाय द वे ये जितने भी इनक्लिप्स आप देख रहे हैं इनमें 8 पिक्सल्स का डिफरेंस है, मतलब 8x8 है सारे के सारे जहाज। अगर मैं इनक्लिप डॉट एक्स को 8 कम कर दूं तो मुझे लेफ्ट मुड़ने वाला मिलेगा, और अगर मैं इनक्लिप डॉट एक्स को 8 ज्यादा कर दूं तो मुझे राइट मुड़ने वाला जहाज मिल जाएगा। अब मैं जाता हूँ प्लेयर डॉट सीपीपी में, और यहाँ मैं जब मूव कर रहा हूँ जहाज को राइट या लेफ्ट, तो उसके मुताबिक इनक्लिप को मैं सेट कर सकता हूँ, इनक्लिप एक्स को स्पेसिफिकली। तो इनक्लिप डॉट एक्स यहाँ 0 कर देते हैं, तो इनक्लिप डॉट एक्स इज इक्वल टू 16। लेकिन ये राइट लेफ्ट मूव करने के बाद रीसेट नहीं होगा वापस। फर्ज करो हम इनमें से कोई भी बटन नहीं दबा रहे, ना लेफ्ट दबा रहे, ना ए दबा रहे, ना राइट दबा रहे, ना डी दबा रहे, तो फिर इसका इनक्लिप वापस सेट हो जाना चाहिए 8 पर, कि ताकि हमारा मेन वाला जहाज नजर आए, जो असल जहाज है। ये बेटेज हमारा जहाज मूव कर रहा है, और आप देख सकते हैं कि थोड़ी बहुत एनिमेशन भी हो रही है एक तरह से, कि जब मैं लेफ्ट दबा रहा हूँ तो जहाज लेफ्ट वाला शो होता है कि लेफ्ट मूव कर रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे विंग जो है वो लेफ्ट टर्न हो रहा है, और फिर टर्निंग का इफेक्ट आ रहा है। आई थिंक ये बैकग्राउंड की स्पीड काफी तेज है, तो मैं इसको ना कम कर रहा हूँ, 200 की बजाय 100.0f करते हैं और इसको टेस्ट करते हैं फिर से। अब काफी बेहतर लग रहा है, वो बहुत ज्यादा तेज था मेरे ख्याल से। अरे भाई अभी तो हम असल में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को थोड़ा बहुत हाथ लगा रहे हैं, अभी तो बहुत कुछ है इसके अंदर सीखने को। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये मुश्किल नहीं लगा होगा, थोड़ा सा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टफ आ रहा है। दैट्स इट। अपना अपने घर वालों का ख्याल रखें, और इस तरह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।